हेलो बच्चों, ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8वीं का गणित विषय पढ़ेंगे। गणित विषय में 13वां पाठ है त्रिभुजों की सर्वांग समता। 12 पाठ तक पढ़ चुके हैं, एक्सरसाइज भी कर चुके हैं। 13वां पाठ आता है त्रिभुजों की सर्वांग समता। सर्वांग समता क्या है, इसको इस पाठ में पढ़ना है। त्रिभुज क्या है ये आपको पता है, 3 भुजाओं वाला त्रिभुज। तो सर्वांग समता समझने के लिए, सर्वांग समता यानी जो दो जो है आकृतियां आपस में बराबर हों, हूबहू हों, यानी जो दो आकृतियां परस्पर हूबहू मिलती हैं उन आकृतियों को सर्वांग सम आकृति कहेंगे। सर्वांग सम यानी बराबर, दोनों तरफ से बराबर हैं ऐसा कहेंगे। कोई भी आकृति है वह जो है अगर हूबहू यानी सेम सेम पूरी तरह से मिल रही है तो उस आकृति को हम सर्वांग सम आकृति कहते हैं। उसी तरह जिन रेखाखंडों की लंबाई समान हो वे रेखाखंड भी सर्वांग सम होते हैं, उन्हें सर्वांग सम कहेंगे। इसी तरह जिन कोणों के माप समान होते हैं, जिन कोणों के माप आपस में समान हुए होते हैं वैसे ऐसे कोणों को भी हम सर्वांग सम कहते हैं, सर्वांग सम होते हैं ऐसा जानते हैं। तो इसको लेकर के हम त्रिभुजों की सर्वांग समता समझेंगे कि त्रिभुज में क्या क्या चीजें होती हैं। त्रिभुज में आप जानते हैं 3 भुजाएं होती हैं, 3 भुजा, 3 कोण, 3 शीर्ष बिंदु होते हैं। तो जो है अगर किसी त्रिभुज में जो है 2 त्रिभुज है, दोनों की तुलना करेंगे, अगर वह जो है दोनों आकृतियां यानी त्रिभुज की आकृतियां एक दूसरे से मिल जाती हैं, बराबर हैं, तो हम कहेंगे कि सर्वांग सम है। इसकी जानकारी करने के लिए आप कुछ प्रयोग कर सकते हैं। एक पेपर पर त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR खींच करके उसे कैंची से काट कर अलग कर लीजिए। यहाँ पे 2 त्रिभुज आपको दिखाए जा रहे हैं। ये जो है दोनों त्रिभुज को माप करके आप इस माप के बराबर जो है ऐसे जो है अलग अलग 2 पेंसिल से निशान बना लीजिए अपने जो है पेपर पर। इनके माप के बराबर आप जो है दोनों त्रिभुज पेपर पर काट लीजिए। और काटने के बाद क्या करेंगे, इसको यानी पेपर पर ये त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR खींच करके उसे कैंची से काट करके अलग कर लेना है। और इसे 6 अलग अलग पद्धति से त्रिभुजों के शीर्ष बिंदुओं को एक दूसरे पर रख करके हम मिला सकते हैं। शीर्ष बिंदु आप समझ रहे हैं, ABC ये शीर्ष बिंदु है, इसका शीर्ष बिंदु PQR है। इनको अलग अलग ढंग से हम अदल बदल के 6 पद्धति से 6 बार इनको हम अलग अलग करके रख करके देख सकते हैं कि एक दूसरे को ये ढक ले रहे हैं। तो इस तरह से शीर्ष बिंदुओं के बीच की जो मिलाने की पद्धति है इसको एकैकिक संगति कहते हैं। जो है जब ये एक दूसरे से मिल जा रहे हैं तब इसे हम कहेंगे एकैकिक संगति। तो इस तरह से हम देखते हैं कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR के शीर्ष बिंदुओं की एकैकिक संगति को 6 तरह से लिख सकते हैं। जो है यानी ये 6 तरह से मिल रहा है। पहला है ABC PQR, यानी ABC इस तरह से लिखेंगे, PQR यानी ABC और इसको PQR ये जो है संगति लिख सकते हैं। और जो है दूसरे तरह से इसको भी लिख सकते हैं ABC PE, यहाँ पे PQR था इसको चेंज कर दिया गया PRQ, यानी Q और R का स्थान चेंज कर दिया गया तो दूसरी तरह चला जाएगा PRQ, P और RQ। इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। तीसरा संगति है ABC QPR, QPR, Q पहले हो गया QPR, इस तरह से तीसरी संगति बन गई। चौथी संगति है ABC QRP, Q और RP इस तरह से लिख सकते हैं। इसके बाद जो है पांचवी संगति है, पांचवी इसमें से संगति हो गई ABC RPQ या ABC RPQ। R को पहले ले लिया R
पी क्यू, आर पी क्यू, इस तरह से संगति बन गई। छठी संगति है ए बी सी आर क्यू पी, आर क्यू पी, इस तरह से संगति बन गई। इस तरह से 6 संगति इसमें बन रही है। 6 तरह से ये जो है त्रिभुज मिलाए जा सकते हैं। इनके शीर्ष बिंदुओं को 6 तरह से स्थान बदल बदल करके मिलाया जा सकता है। तो इन 6 संगतियों में प्रत्येक संगति के 3 जोड़ी संगत भुजा और 3 जोड़ी संगत कोण प्राप्त होते हैं। यानी एक त्रिभुज में 3 भुजा है और 3 कोण है, तो दूसरे त्रिभुज में भी 3 भुजा और 3 कोण है, यानी एक जो है इसमें का, एक इसमें का, यानी 1 2 3। तो ये 3 जोड़ी बन रहे हैं, ए बी पी क्यू, इस तरह से जोड़ी बन रही है। इसी तरह से बी सी जो है क्यू आर, ये जोड़ी बन रही है। इसी तरह ए सी पी आर, ये जोड़ी बन रही है। यानी जो है सभी भुजाओं की देखेंगे तो 3 भुजा है तो 3 जोड़ी भुजा हो गई, 3 कोण है तो 3 जोड़ी कोण हो गए, 3 जोड़ी यानी 6। तो इस तरह से जो है हमने देखा कि इन 6 संगतियों में प्रत्येक संगति के 3 जोड़ी संगत भुजा और 3 जोड़ी संगत कोण प्राप्त होते हैं। और समझ लेते हैं उदाहरण के लिए, जैसे ए बी सी की संगति पी क्यू आर है, ए बी सी की संगति पी क्यू आर है, ऐसा लिख करके हम देखेंगे। तो संगत कोणों की जोड़ियां कौन कौन से हैं? संगत कोणों की जोड़ियां कौन बन रही हैं? कोण ए की जोड़ी कोण पी के साथ बन रही है, कोण ए यहाँ है, कोण पी। और उसी तरह से अब देखेंगे दूसरा कोण बी, कोण क्यू, कोण बी यहाँ पे है, कोण क्यू से बन रहा है, कोण बी कोण क्यू। और देखेंगे कोण सी, कोण आर, कोण सी यहाँ पे है, इसकी संगति कोण आर से है। इस तरह से जो है ये ए का पी के साथ, और जो है बी का क्यू के साथ, और सी का आर के साथ, ये 3 कोणों की जोड़ी बन रही है, यानी संगति बन रही है। और इसी तरह भुजाओं की भी संगति बनेगी। ए बी की संगति भुजा पी क्यू, यानी ए बी भुजा पी क्यू के बराबर है। ए बी जो भुजा है ये पी क्यू के बराबर है, इसके बराबर है, इसके बराबर है। इसी तरह से जो है भुजा बी सी भुजा क्यू आर के बराबर है, भुजा बी सी भुजा क्यू आर के बराबर है। बी सी ये भुजा है, ये जो है क्यू आर के बराबर है। और जो है भुजा ए सी भुजा जो है वो जो है पी आर के बराबर है। इस तरह से 3 भुजाओं की संगति बन गई। तीनों भुजाएं जो है बराबर हैं, 3 भुजाओं की संगति बन रही है। तो यदि एक संगति ए बी सी और पी क्यू आर के लिए दोनों त्रिभुज एक दूसरे को ढक लेते हैं, तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर परस्पर सर्वांग सम होते हैं। अगर त्रिभुज एक दूसरे को ढक ले रहे हैं तो दोनों त्रिभुज जो है सर्वांग सम है। इस संकेत को हम जो है सर्वांग सम बताने के लिए संकेत का उपयोग करके लिखते हैं। त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर, यानी 2 लाइन खींचकर यहाँ पर इसको यस के जैसा थोड़ा सा तिरछा करके ऐसा बनाते हैं। तो जो है ये सर्वांग सम का चिन्ह है, इसका उपयोग करके लिखा जाता है। त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर। अगर कोण को भी लिखना होगा तो कोण को भी लिखेंगे, कोण ए सर्वांग सम है कोण पी, कोण बी सर्वांग सम है कोण क्यू, कोण सी सर्वांग सम है कोण आर। ये चिन्ह लगा के ऐसे भी लिख सकते हैं। भुजाओं को भी लिखना होगा तो ऐसा लिख सकते हैं, भुजा ए बी सर्वांग सम है भुजा पी क्यू, यानी कि इसी चिन्ह का उपयोग करके भुजाओं को भी लिख सकते हैं, कोण को भी लिख सकते हैं और त्रिभुज का भी लिख सकते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर। लिखने पर हमें क्या हो रहा है, संगति कैसे मिल रही है, ए की पी के साथ, बी का क्यू के साथ और सी का आर के साथ। यह शीर्ष बिंदुओं की एकैकिक संगति का अंतर्भाव हो रहा है, इसलिए 2 त्रिभुज सर्वांग सम है।
यह लिखते समय शीर्ष बिंदुओं का क्रम सर्वांग समता की एकैकिक संगति का पालन करता हो, इसका ध्यान देना आवश्यक है। एकैकिक संगति यानी किस जो है शीर्ष बिंदु का किस शीर्ष बिंदु के साथ जो है संगति बन रही है, ये ध्यान देना आवश्यक है। तो सर्वांग त्रिभुज के सर्वांग समता में हमने देखा कि तीन कोण और तीन भुजाएं आपस में परस्पर सर्वांगसम हो रही हैं। इसका टेस्ट करने के लिए सर्वांग समता की कसौटी दी गई है। कसौटियां क्या हैं? इसको जो है तो किसी जोड़ी के त्रिभुज सर्वांगसम है, यह दिखाने के लिए 6 घटकों का सर्वांगसम होना आवश्यक है। 6 घटक होते हैं किसी त्रिभुज में, 3 भुजाएं और 3 कोण। लेकिन हम पूरे 6 को गिनने नहीं जाएंगे कि इनकी आवश्यकता नहीं है। पूरे 6 को गिन का साबित करना कि 6 बराबर है, वो तीनों हमें जो है 6 की आवश्यकता नहीं है, हमें किसी 3 की आवश्यकता है। तो किसी जोड़ी के त्रिभुज सर्वांगसम है, ये दिखाने के लिए पूरे 6 घटकों की सर्वांग समता दिखाने की आवश्यकता नहीं होती है। 6 घटक तो समझ में आ गया होगा, यानी 3 भुजा और 3 कोण। एक त्रिभुज के 3 विशिष्ट घटक, 6 में से केवल 3 विशिष्ट घटक अगर दूसरे त्रिभुज के संगत घटकों से सर्वांगसम हो, तो शेष 3 घटकों की जोड़ियां भी परस्पर सर्वांगसम होती हैं। अगर विशिष्ट रूप से हम किसी 3 जो है घटक की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि ये आपस में सर्वांगसम हैं, तो बची हुई जो 3 जोड़ियां हैं, 3 घटक हैं, वो ऑटोमेटिक बराबर होते हैं। इससे वो सिद्ध हो जाता है। तो कोई भी 3 घटक हमें लेना है, वो घटक कैसे लेना है, वो विशिष्ट प्रकार का घटक है, उसी को कसौटी कहते हैं। तो इसे हम आगे देख रहे हैं। तो इस प्रकार दिए गए घटकों में से कोई 3 विशेष घटक जो 2 त्रिभुजों के सर्वांगसम होने के लिए पर्याप्त हो, उसे त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटी कहते हैं। इसी को कसौटी कहते हैं। तो चलो देखते हैं त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटी। पहली कसौटी है भू भू। भू भू कसौटी। भू भू 3 बार लिखा है। भू भू का मतलब भुजा। भुजाएं कितनी हैं? 3 भुजाएं हैं। किसी त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं, यानी अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी तो वह त्रिभुज सर्वांगसम होगा, तो तीनों कोण भी सर्वांगसम होंगे। भू भू का तात्पर्य यही है, 2 त्रिभुजों के शीर्ष बिंदुओं की दी गई किसी एकैकिक संगत के अनुसार यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के सर्वांगसम हो, तीनों संगत भुजाएं सर्वांगसम हो, वे दोनों त्रिभुज भू 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 कसौटी से सर्वांगसम होते हैं। यानी अगर जो है एक त्रिभुज का दूसरे त्रिभुज की जो भुजाएं हैं, संगत भुजाएं हैं, वो तीनों मतलब किसी एक संगति के अनुसार, किसी एक संगति के अनुसार वे तीनों भुजाएं बराबर हैं, तीनों भुजाएं एक दूसरे की भुजाओं से बराबर हैं, तो वह हम कहेंगे कि ये त्रिभुज सर्वांगसम है। दोनों त्रिभुज, ये जो है इसकी कसौटी भू भू कसौटी के अनुसार कहा जाएगा। इस कसौटी को और अच्छे से समझ सकते हैं आकृति के माध्यम से। यहाँ पे आपको त्रिभुज ABC दिखाई दे रहा है, यहाँ पे त्रिभुज आपको RST दिखाई दे रहा है। यह त्रिभुज ABC और त्रिभुज RST है। इसके अनुसार आप देखेंगे तो संगति क्या बन रही है? त्रिभुज ABC की संगति RST के साथ बन रही है। ABC RST। अब इस संगति में देखेंगे रेख ABC सर्वांगसम है रेख RS। इसमें जो है रेख, अब देख रहे हैं रेखाएं जो है 3 रेखाएं दी गई हैं। पहली रेखा है AB, सर्वांगसम है रेखा RS। AB यहाँ पे है, AB सर्वांगसम है RS। ये जो रेखा है ये RS से सर्वांगसम है। उसी तरह से रेख BC सर्वांगसम है रेख ST। रेख BC जो है ये सर्वांगसम है रेख ST से। इसी तरह तीसरी रेखा है AC सर्वांगसम है रेख RT, यानी रेखा जो इधर है AC सर्वांगसम है रेख RT से। तो ये तीनों भुजाएं आपस में
सर्वांग सम है, इसलिए हम भू भू कसौटी से त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज RST ऐसा लिखेंगे या बता सकते हैं। इस कसौटी का पालन करके आगे के सवालों का हल निकाल सकते हैं। अगली कसौटी है भू को भू कसौटी। भू को भू कसौटी, भुजा कोण भुजा। इस कसौटी के अनुसार कैसे होता है? दो त्रिभुजों के शीर्ष बिंदुओं की दी गई किसी एकैकिक संगति के अनुसार, जो दी गई संगति है उसके अनुसार, यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं तथा उसमें समाविष्ट कोण क्रमशः दूसरे त्रिभुज की दो संगत भुजाओं तथा उनमें समाविष्ट कोण के सर्वांग सम हो, तो वे दोनों त्रिभुज भू को भू कसौटी से सर्वांग सम होते हैं। यानी कोई दो त्रिभुज हैं, उसके शीर्ष बिंदुओं की जो एकैकिक संगति दी गई है उसके अनुसार यदि एक त्रिभुज की दूसरे जो त्रिभुज है उसकी भुजाएं, जो दो भुजाएं हैं वो जो है एक त्रिभुज की दो भुजाएं तथा उसमें समाविष्ट कोण, दो भुजाएं के बीच में एक कोण बनता है, तो दो भुजाएं और उनके जो है समाविष्ट यानी उनके बीच में जो कोण बन रहा है वह दूसरे त्रिभुज की दोनों भुजाएं और उनके बीच में बनने वाले कोण के बराबर है, इसके सर्वांग सम हो, तो वे दोनों त्रिभुज भू को भू कसौटी से सर्वांग सम होते हैं। तो इस कसौटी को उदाहरण से आकृति के द्वारा और समझ सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं यह आकृति है KLM, यहाँ पे आकृति है PQR, यानी दो त्रिभुज हैं, यहाँ पे दो त्रिभुज यहाँ पे दिए गए हैं। त्रिभुज KLM और त्रिभुज PQR में हम देखेंगे कि KLM की संगति PQR के साथ बन रही है, KLM की संगति PQR के साथ बन रही है। अब इस संगति के अनुसार हम देखेंगे रेख KL सर्वांग सम है रेख PQ, रेख KL सर्वांग सम है रेख PQ, और दूसरा देखेंगे रेख KM सर्वांग सम है रेख PR, रेख KM सर्वांग सम है रेख PR। ये रेखा और ये रेखा दोनों जो है त्रिभुजों में आपस में सर्वांग सम है। तो कोण MKL सर्वांग सम है कोण RPQ। कोण जो है यहाँ पे देख रहे हैं दोनों भुजाओं के बीच में कोण कौन सा बन रहा है, कोण MKL सर्वांग सम है कोण PRQ। यहाँ पे कोण बन रहा है दोनों की भुजाओं के बीच में, तो जो है LKM, इस कोण का नाम क्या हो रहा है LKM, तीन अक्षरों से एक अक्षर से K होगा, उसी तरह इसका नाम होगा QPR या इसको बदल के RPQ कह सकते हैं, इसको MKL कह सकते हैं, दोनों तरफ से इसका नाम बता सकते हैं। एक अक्षर से लिखेंगे तो K और P लिखा जाएगा, तीन अक्षर से लिखेंगे इधर से तो LKM होगा, इधर से लिखेंगे तो MKL होगा, इसी तरह इसको लिखेंगे तो QPR होगा, इधर से लिखेंगे तो RPQ होगा। ये त्रिभुज जो है सर्वांग सम है, तो इस तरह से हम इसको कहेंगे कि भू को भू कसौटी से त्रिभुज KLM सर्वांग सम है त्रिभुज PQR, इससे सिद्ध हो रहा है। तीसरी कसौटी है को भू को मतलब कोण भुजा और कोण की कसौटी। दो त्रिभुजों के शीर्ष बिंदुओं की दी गई किसी एकैकिक संगति के अनुसार यदि एक त्रिभुज के दो कोण तथा उसमें समाविष्ट भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोण तथा उसमें समाविष्ट संगत भुजा की सर्वांग सम हो, तो दोनों त्रिभुज को भू कसौटी से सर्वांग सम होते हैं। यानी जो एकैकिक संगति दी गई है उसके अनुसार एक त्रिभुज के दो कोण तथा उसमें समाविष्ट जो दो कोण बन रहे हैं उनके बीच में एक भुजा भी आती है, वह भुजा और दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोण, यानी उसी तरह दो कोण और उनके बीच में समाविष्ट होने वाली भुजा अगर सर्वांग सम हो, बराबर हो, तो वे दोनों त्रिभुज भी को भू को कसौटी से सर्वांग सम होते हैं। इस कसौटी को आकृति में देख सकते हैं,
ये त्रिभुज आपको यल एम एन दिखाया गया है, यल एम एन दिखाया गया है, ये त्रिभुज पी क्यू आर दिखाया गया है। इस आकृति में दोनों जो है त्रिभुज हैं। यहाँ पे देखेंगे त्रिभुज यल एम एन और त्रिभुज पी क्यू आर में नाम दोनों का हो गया। यहाँ पे संगति हो गई, यल एम एन की संगति पी क्यू आर के साथ, यल एम एन की संगति पी क्यू आर के साथ कैसे बन रही है। तो देखेंगे कोण यल एन एम, कोण यल एम एन इधर बन रहा है, और यहाँ पे देखेंगे कोण यल एन एम यहाँ बन रहा है। तो कोण यहाँ भी देख रहे हैं बन रहा है, यहाँ भी कोण बन रहा है, यहाँ भुजा दिखाया गया है, यानी ये दोनों कोण बराबर हैं, ये भुजा बराबर है, ये दोनों कोण बराबर हैं। इसके अनुसार चित्र में जो दिखाया गया है देखेंगे कोण यल एन एम सर्वांग सम है कोण पी आर क्यू। यल एन एम ये वाला कोण हो गया, ये सर्वांग सम है कोण पी आर क्यू, ये वाला कोण सर्वांग सम है। और भुजा यल एन सर्वांग सम है भुजा पी आर, इसके बीच में जो है यहाँ कोण है, यहाँ कोण है, इसके बीच में ये भुजा है। तो भुजा यल एन सर्वांग सम है भुजा पी आर। तीसरा जो कोण बच रहा है यल यम यल एन, यम यल एन ये वाला कोण, एक अक्षर से यल और पी बोलेंगे, 3 अक्षर से इसका नाम यम यल एन। कोण यम यल एन सर्वांग सम है कोण क्यू पी आर, 3 अक्षर से इसका नाम ऐसे हो गया। या ऐसा भी कहेंगे कोण यल सर्वांग सम है कोण पी, 1 अक्षर से इसका नाम ऐसे आएगा। तो इस तरह से देखा कि यहाँ पे कोण, पहला कोण जो है कोण यल एन एम सर्वांग सम है कोण पी आर क्यू, भुजा यल एन सर्वांग सम है भुजा पी आर। दूसरा कोण यम यल एन सर्वांग सम है कोण क्यू पी आर। तो इस तरह से यह त्रिभुज जो है, इसलिए हम कहेंगे कि को भू कसौटी से त्रिभुज यल एम एन सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर। ये सिद्ध हो गया कि जो है ये दिया गया त्रिभुज को भू को कसौटी के अनुसार सर्वांग सम है। चौथा प्रश्न है को भू या भू को, इसमें दोनों चीजें होती हैं, को भू यानी दोनों कोण और दो कोण और भुजा, या भू को यानी भुजा और कोण। तो दोनों तरह से इसको कह सकते हैं को भू या भू को की कसौटी क्या है, दो त्रिभुजों के शीर्ष बिंदुओं की दी गई किसी एकैकिक संगत के अनुसार यदि एक त्रिभुज के दो कोण तथा उसमें समाविष्ट भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोण तथा उसमें जो है समाविष्ट संगत भुजा के सर्वांग सम हो, तो वे दोनों त्रिभुज को भू या भू को कसौटी से सर्वांग सम होते हैं। अब इस कसौटी को नीचे दी गई आकृति से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये त्रिभुज है ABC, ये त्रिभुज है PQR। तो त्रिभुज ABC और PQR में क्या क्या चीजें दी गई हैं, इसकी संगति बन रही है। त्रिभुज ABC यानी जो है संगति ABC संगति बन रही है PQ के अनुसार, ABC की संगति PQR के अनुसार बन रही है। तो हम देखेंगे त्रिभुज ACB सर्वांग सम है त्रिभुज PRQ, त्रिभुज ACB सर्वांग सम है त्रिभुज PRQ। त्रिभुज ACB सर्वांग सम है त्रिभुज PRQ। यहाँ पे देखेंगे कोण BAC सर्वांग सम है कोण PR, कोण BAC सर्वांग सम है कोण QPR, कोण BAC सर्वांग सम है कोण QPR के साथ सर्वांग सम है। भुजा AB सर्वांग सम है भुजा PQ,
यहाँ पे ACB, इसको हम त्रिभुज नहीं कहेंगे, इसको कोण कहेंगे, इसको कोण कहेंगे। इसको कोण कहेंगे, कोण ACB, कोण ACB, ये वाला कोण, कोण ACB सर्वांग सम है कोण PRQ, PRQ, ये दो जो कोण है यहाँ पे, ये वाला और ये वाला, एक अक्षर से इनका नाम C और इनका नाम R, तीन अक्षर से कोण ACB और PRQ, ये दो जो कोण है ये सर्वांग सम है। कोण BAC, कोण यहाँ पे जो बन रहा है BAC सर्वांग सम है कोण QPR, यहाँ पे जो है ये दोनों सर्वांग सम है। और भुजा AB, भुजा AB जो इधर भुजा है, यानी ये कोण दोनों सर्वांग सम है, और ये भुजा, भुजा AB भुजा PQ के सर्वांग सम है। तो क्या हम कहेंगे कि किस कसौटी के अनुसार ये सर्वांग सम है? तो यहाँ पे कहेंगे कि दो कोण और एक भुजा, इसलिए इसको कहेंगे को भू या भू को कसौटी से त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR। इस कसौटी के अनुसार ये त्रिभुज सर्वांग सम है, ऐसा हम सिद्ध कर सकते हैं। नेक्स्ट है कर्ण भुजा कसौटी। कर्ण भुजा कसौटी, त्रिभुज में कर्ण भी होता है भुजा भी होती है। तो कर्ण भुजा कसौटी, दो त्रिभुजों के शीर्ष बिंदुओं की दी गई किसी एकैकिक संगति के अनुसार यदि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण, किसी त्रिभुज कैसा हो समकोण, समकोण त्रिभुज का कर्ण तथा एक भुजा क्रमशः दूसरे समकोण के त्रिभुज के कर्ण तथा एक संगत भुजा के सर्वांग सम हो, तो वे दोनों त्रिभुज कर्ण भुजा कसौटी से सर्वांग सम होते हैं। यानी दोनों त्रिभुजों के कर्ण बराबर हों और उसके संगत एक भुजा अगर बराबर है, तो हम इस कसौटी का उपयोग करके कहेंगे कि कर्ण भुजा कसौटी के अनुसार यह त्रिभुज भी सर्वांग सम है। तो चलो इस आकृति में देखते हैं। ये आपको दो त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज LMN, दूसरा त्रिभुज है PQR। ये जो है यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये समकोण त्रिभुज कोण है, ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे समकोण बन रहा है, इसलिए हमको इन्हें समकोण त्रिभुज कहेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि इनकी संगति कैसे बन रही है। LMN की संगति PQR के साथ बन रही है। तो LMN की संगति PQ के अनुसार है, इसलिए हम कहेंगे कोण M और कोण Q समकोण है। कोण जो ये है M और कोण Q ये समकोण कोण है। कर्ण LN, कोण का यहाँ पे जो है कर्ण दिया गया है त्रिभुज में, यह कर्ण और ये वाला कर्ण यानी कोण LN और ये कर्ण PR, ये दोनों सर्वांग सम यानी बराबर है। तो हम कहेंगे कि कर्ण LN सर्वांग सम है कर्ण RP, इसलिए रेख MN जो बचती है यानी नीचे ये जो है ये भी अब क्या कहेंगे, रेख MN सर्वांग सम है रेख QP, रेख MN रेख QP के सर्वांग सम है। यहाँ पे जो है MN ये QP के सर्वांग सम है। तो इस यहाँ पे दिखाया गया है। तो हम कहेंगे एक तो एक कर्ण भुजा बराबर है और एक भुजा बराबर होना चाहिए। तो कर्ण का देखा ये समकोण है, पहली चीज तो समकोण देखा कि कोण का त्रिभुज कैसा है, समकोण वाला है। तो ये M और Q ये समकोण है। और जो है कर्ण ये LN और PR ये जो है सर्वांग सम है। उसी तरह भुजा MN भुजा PQ के सर्वांग सम है। तो यहाँ पे कहेंगे कि कर्ण LN सर्वांग सम है कोण RP, उसी तरह रेख MN सर्वांग सम है रेख QP या PQ। इस तरह से दो एक कर्ण और एक जो है रेखा सर्वांग सम है, इसे हम कहेंगे। इसलिए कर्ण भुजा कसौटी से त्रिभुज LMN सर्वांग सम है त्रिभुज RQP। इस कसौटी के अनुसार ये सिद्ध हो गया। अभी हम प्रश्न संग्रह 13.1 का कुछ प्रश्न समझेंगे। नीचे दी गई आकृतियों के त्रिभुजों की
प्रत्येक जोड़ी में समान चिन्हों द्वारा दर्शाए गए घटक सर्वांग सम है। प्रत्येक जोड़ी के त्रिभुज किस कसौटी तथा शीर्ष बिंदुओं की किस एकैकिक संगति द्वारा सर्वांग सम है, इसे लिखना है। तो चलिए आकृतियों को देखते हैं। यहाँ पे आकृतियां दी गई हैं, इन आकृतियों को देख करके हमें उत्तर लिखना है। तो चलो देखते हैं। पहली आकृति जो है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं कि एक जो है यहाँ पे भुजा दिखाई गई है, यहाँ पे कोण दिखाया गया है। बीच में एक भुजा जो है वो कैसी है, दोनों के बीच में है, यानी जो है सामान्य भुजा है दोनों की। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये सामान्य है तो दोनों त्रिभुजों में बराबर होगी, ये भुजा बराबर होगी। और ये सामने इधर जो भुजा है, यानी अब इसको आप WZ, ये जो है सामान्य भुजा है, तो ये जो है आपस में बराबर ही होगी, बराबर ही होती है। और यहाँ पे XW या WX जो रेख है वो WY, यहाँ पे ये जो है ये रेख जो है भुजा, ये भी सर्वांग सम है। और यहाँ पे कोण जो W कोण है, यहाँ पे दोनों त्रिभुजों के लिए कोण बन रहा है, ये भी सर्वांग सम है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं ये भुजा, ये भुजा, इसकी भुजा, इसकी भुजा, दोनों सर्वांग सम है। और इसमें समाविष्ट कोण जो है वो भी सर्वांग सम है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसका उत्तर हम लिखते समय कौन सी कसौटी को लिखेंगे, भू को भू, यानी भुजा कोण भुजा, भू को भू कसौटी के द्वारा जो है, और XYZ की संगति YWZ, इस संगति से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, यानी जिनकी संगति हो जाएगी XWZ, XWZ, और जो है दूसरी इनकी संगति बनेगी YWZ, YWZ, यानी इधर से शुरू करेंगे XWZ, बीच में आ रहा है, इसी तरह इधर से शुरू करेंगे YWZ, ये जो है बीच में कोण आ रहा है। तो इस संगति के अनुसार, और जो है इसको भू को भू कसौटी के अनुसार तथा XWZ, इस XWZ संगति YWZ, इस संगति से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं। नेक्स्ट है कर्ण भुजा कसौटी द्वारा। अब इसको जो है इसको देखते हैं। दूसरा सवाल कैसा है, दूसरे में क्या दिखाया गया है, यहाँ बीच में एक रेख है, यहाँ पे जो है 90 अंश का कोण बन रहा है, समकोण बन रहा है, ये समकोण बन रहा है। ये सामने जो भुजा है ये क्या है, ये भुजा जो है कर्ण कही जाएगी। ये बीच की भुजा क्या है, ये दोनों में सामान्य है, इसलिए ये दोनों आपस में ये भी सामान्य है, यानी सर्वांग सम है। ये दोनों त्रिभुजों के लिए है, ये भी जो है सर्वांग सम है, ये भी सर्वांग सम है। यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन रहा है, इसलिए इसको हम जो है कर्ण भुजा कसौटी का उपयोग करके कहेंगे कि कर्ण भुजा कसौटी द्वारा KJL, KJI और LJI, KJI और LJI, यहाँ से KJI और यहाँ से LJI, यानी ये बीच में कोण आना चाहिए। तो LJI ये जो है इनकी संगति बन रही है, इस संगति के अनुसार ये जो है दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं। तीसरा प्रश्न है जो कि ये भू कसौटी द्वारा है, भू कसौटी तीसरा। तो तीसरा देखते हैं, यहाँ पे एक जो है आपको सामान्य रेखा दिख रही है, यानी दोनों के लिए है, तो ये आपस में बराबर है ही, ये दोनों त्रिभुज के लिए है, तो ये सर्वांग सम है ही। अब यहाँ देखें तो ये दोनों भुजाएं भी सर्वांग सम है, ये सब भुजाएं जो है इधर से सर्वांग सम है, यानी इस जो है EG ये जो है दोनों के लिए है, तो सर्वांग सम है। उसी तरह भुजा HE सर्वांग सम है, भुजा GF
या एफ जी कह सकते हैं, इसको ई एच कह सकते हैं। नेक्स्ट जो है भुजा एच जी सर्वांग सम है ई एफ से, ये भी सर्वांग सम है। तो यहाँ पे तीनों भुजाएं आपस में मतलब सर्वांग सम है, इसलिए भू कसौटी का उपयोग करके हम कहेंगे भू कसौटी के द्वारा एच ई जी और एफ जी ई की संगति से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं, एच ई जी और एफ जी ई। एच ई जी, एच ई और जी इसकी संगति बन रही है ई एफ जी, ऐसी भी बन सकती है, या जी एफ ई ऐसे भी संगति बन सकती है। एफ जी ई इस संगति से दोनों जो है त्रिभुज सर्वांग सम है। नेक्स्ट जो है को कसौटी से सर्वांग सम है। चौथा प्रश्न है को भू कोण, कोण भुजा कोण। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो चौथा आकृति है यस यम ए, ये है यहाँ पे टी पी क्यू, इनको देखेंगे। ये कोण जो है यहाँ पे यम कोण और पी कोण दिए गए हैं, ये सर्वांग सम है। और यहाँ पे ये भुजा दी गई है, ये भुजाएं दी गई हैं, ये जो है यस यम और ओ पी बराबर हैं। और यहाँ पे देखेंगे यस कोण और यहाँ पे देखेंगे तो ओ कोण, ये जो है भी बराबर है, ये निशान दिया गया है, सर्वांग सम है। यानी दो कोण जो है आपस में सर्वांग सम है, एक भुजा सर्वांग सम है। तो हम कहेंगे को भू को की संगति के अनुसार ये सर्वांग सम है। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं को भू को कसौटी द्वारा यस यम ए ओ पी टी की संगति के द्वारा दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं। जो था पांचवा प्रश्न है भू को कसौटी के द्वारा है। भू को यानी भुजा और दो कोण, एक भुजा और दो कोण। इसमें देखेंगे तो एक भुजा दो कोण की संगति दी गई है, इस यम एन टी, और इसको हम कह सकते हैं यस एन टी। ये जो है भुजा जो बीच में है, ये जो है सर्वांग सम होती ही है। लेकिन यहाँ पे दो कोण भी दिए गए हैं, दो कोण सर्वांग सम है, यानी एन कोण दोनों के लिए सर्वांग सम है, टी कोण भी सर्वांग सम है। इधर भुजा टी एम और टी एस ये भी सर्वांग सम है, ये सामने की भुजा। तो जो है इसको हम संगति के अनुसार क्या कहेंगे, को भू दो कोण और भुजा, को भू दो कोण और भुजा की संगत के अनुसार कसौटी के अनुसार ये सर्वांग सम होंगे। तो इनको हम ऐसे लिखेंगे भू को कसौटी द्वारा यम टी एन एस टी एन इस संगति से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। यम टी एन एस टी एन इनकी संगति बनेगी और भू को कसौटी के द्वारा ये त्रिभुज सर्वांग सम है। इस तरह से ये जो है आप प्रसंग्रह भी देख लिए और कसौटी को भी समझ लिए। कसौटी को आप ध्यान में रखेंगे, कसौटी को याद करना है। तो अगला जो स्वाध्याय है 13.2 वो भी आएगा, और जब तक ये कसौटी ध्यान में नहीं अच्छे से आएगी तब तक ये बराबर से आपको समझ में नहीं आएगा, सिद्ध करने में परेशानी होगी। तो और अच्छे से इस कसौटी को याद कर लें। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।